वेलकम बैक। विद्युत रसायन फर्स्ट के अंदर हम इससे पहले अभिगमनांक क्या होते हैं ये प्रक्रिया पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अभिगमनांक का निर्धारण या अभिगमनांकों का निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम प्रायोगिक रूप से अभिगमनांक का निर्धारण करने की दो विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली है हिटॉर्फ विधि और सेकंड विधि है चल सीमा विधि या मूविंग बाउंड्री मेथड। इन दोनों की सहायता से हम किसी भी विद्युत अपघटे में उपस्थित आयन के अभिगमनांक का निर्धारण करते हैं। अभिगमनांक ट्रांसपोर्ट नंबर हम जनरली स्मॉल लेटर टी के द्वारा दर्शाते हैं, और स्मॉल लेटर जो टी दिया गया है इसको हम प्रदर्शित करने के लिए सूत्र किसका उपयोग करते हैं, तो किसी भी एक विद्युत अपघटे के लिए अभिगमनांक का मान होता है उस आयन द्वारा ले जाई गई विद्युत की मात्रा तथा विलयन में प्रवाहित कुल विद्युत की मात्रा के अनुपात को हम उस विद्युत अपघटे के अभिगमनांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यदि मैं धनायन के अभिगमनांक की बात करता हूं तो धनायन का अभिगमनांक वास्तव में किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा धनायन द्वारा वहन की गई विद्युत की मात्रा और कुल विद्युत की मात्रा के अनुपात को हम T प्लस के रूप में, और यदि ऋणायन के लिए प्रदर्शित किया जाए तो ऋणायन द्वारा वहन की गई विद्युत की मात्रा तथा कुल विद्युत मात्रा के अनुपात को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ऋणायन के अभिगमनांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि किसी भी विद्युत अपघटे विलयन में यदि एक धनायन और एक ऋणायन उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में विलयन का कुल अभिगमनांक जो T से प्रदर्शित किया जाता है यह T माइनस और T प्लस के योग के बराबर होगा और यह 1 होता है। तो इस तरीके से किसी भी एक सरल विद्युत अपघटे जिसमें एक धनायन और एक ही ऋणायन उपस्थित है तो उस विलयन का अभिगमनांक धनायन के अभिगमनांक और ऋणायन के अभिगमनांक के योग के बराबर अर्थात इकाई होता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया परिभाषित हमने पहले कर ली थी। अब हम यहाँ पर अभिगमनांकों का प्रायोगिक निर्धारण करते हैं, और प्रायोगिक निर्धारण में हम दो विधियां काम में लेंगे, और दो विधियों में से पहली विधि है जिसको कहते हैं हिटॉर्फ मेथड या हिटॉर्फ विधि, और सेकंड विधि है उसको कहा जाता है चल सीमा विधि या मूविंग बाउंड्री मेथड कहते हैं। तो हम एक एक करके इनका वर्णन करते हैं, जिसमें हम पहला पार्ट लेके चल रहे हैं हिटॉर्फ विधि, और इस विधि की सहायता से हम सिल्वर नाइट्रेट विद्युत अपघटे विलयन के अभिगमनांक का निर्धारण करेंगे, जिसमें सिल्वर धनायन के अभिगमनांक का निर्धारण और नाइट्रेट आयन के अभिगमनांक का निर्धारण किया जाता है। इस हिटॉर्फ विधि के अंदर हम दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि इस विलयन के अंदर, इस विधि के अंदर हम AgNO3 का N/10 सांद्रता का विलयन प्रयुक्त करते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। तो प्रयुक्त किए गए सिल्वर नाइट्रेट विलयन की सांद्रता N/10 रखी जाएगी। दूसरा, दिए गए विलयन के अंदर 1 से लेके 20 मिली एम्पियर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, और इसको लगभग कितने 2 से 3 घंटे तक हिटॉर्फ उपकरण के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, उसके बाद ही हम गणनाएं प्रारंभ करते हैं। हिटॉर्फ विधि में हम विधि का उपयोग किस तरीके से करते हैं या क्या सिद्धांत है, तो उसमें सिंपल सी प्रक्रिया है। एनोड को और कैथोड को हम अलग अलग रखते हैं, और एनोड और कैथोड के अंदर हम निश्चित विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद, यानी 1 से 20 मिली एम्पीयर की विद्युत धारा को हमने 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित किया, उसके बाद हम किसी एक इलेक्ट्रोड से सिल्वर नाइट्रेट का विलयन निकालेंगे और उस विलयन को किसी पहले से तुले हुए फ्लास्क के अंदर लेकर के इसका द्रव्यमान ज्ञात कर देते हैं, और ज्ञात किए गए द्रव्यमान में या उस द्रव्यमान के बाद जो AgNO3 विलयन में उपस्थित है उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए इसका KCNS विलयन के साथ अनुमापन करते हैं। तो हम यहाँ पर हिटॉर्फ विधि में दो प्रक्रियाएं लेकर चलेंगे, जिसमें पहली है किसी भी एक एनोड या कैथोड किसी एक से निश्चित मात्रा में विद्युत अपघटे निकालकर उसको तोलते हैं और उसमें उपस्थित सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा KCNS के साथ अनुमापन द्वारा ज्ञात करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये विलयन जो निकाला जा रहा है ये दो पदों में निकाला जाता है। पहला,
विद्युत अपघटन प्रारंभ करने से पूर्व उतनी ही मात्रा विद्युत अपघटे की निकालकर उसमें सिल्वर नाइट्रेट पहले कितना है वो ज्ञात कर लेते हैं। फिर विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उसी इलेक्ट्रोड से उतनी ही मात्रा में विद्युत अपघटे निकाल करके उसका द्रव्यमान लेकर के और उसमें उपस्थित सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा ज्ञात करते हैं। साथ ही इस उपकरण के अंदर कुल विद्युत की मात्रा या कुल विद्युत धारा कितनी प्रवाहित की हुई है उसका निर्धारण करने के लिए हम सिल्वर वोल्टामीटर का उपयोग करते हैं, जो इस पूरे परिपथ में प्रवाहित विद्युत की धारा को प्रदर्शित करता है। तो हम उपकरण व्यवस्था यदि देखें तो हिटॉर्फ विधि के अंदर इस प्रकार के उपकरण के रूप में इसकी व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें ये इसका एनोडिक पार्ट है, एनोड का हिस्सा है, और ये सेकंड पार्ट राइट साइड में दिया है, ये कैथोड का हिस्सा है। और इसमें जो ये बल्ब दिए गए हैं इनके अंदर विलयन भरा हुआ है, कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का जलीय विलयन भरा गया है, जिसकी सांद्रता कितनी है, N/10। तो यहाँ पर हम सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन यूज कर रहे हैं उसकी सांद्रता N/10 है। ये एनोडिक पार्ट है, ये कैथोडिक पार्ट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद में इस उपकरण व्यवस्था के अंदर एक प्रतिरोध बॉक्स, एक एम्पियर, एक विद्युत स्रोत, ये दिश धारा स्रोत के रूप में, और उसके साथ ये इंपॉर्टेंट सिल्वर वोल्टामीटर प्रयुक्त किया गया है। सिल्वर वोल्टामीटर के अंदर इस विलयन के अंदर भी हमने AgNO3 ले रखा है, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हमने प्रयुक्त किए हैं ये भी सिल्वर इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड युक्त सिल्वर नाइट्रेट विद्युत अपघटय के विलयन के रूप में हमने यहाँ सिल्वर वोल्टामीटर काम में लिया है। और यह क्या काम करता है, विलयन में प्रवाहित कुल विद्युत की मात्रा की गणना करने के लिए हम सिल्वर वोल्टामीटर का उपयोग करते हैं। तो हिटॉर्फ विधि में हम इस प्रकार की उपकरण व्यवस्था करने के बाद हम इसमें निश्चित विद्युत मात्रा 1 से 20 मिली एम्पियर विद्युत मात्रा 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित करते हैं। और उसके बाद किसी एक से यहाँ पर हम एनोडिक पार्ट या एनोड से सिल्वर नाइट्रेट का विलयन यहाँ से बाहर निकालते हैं और उसे तोलते हैं, और तोलने के बाद में उसमें उपस्थित सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उसकी इस KCNS के साथ अनुमापन या टाइट्रेशन विधि द्वारा मात्रा ज्ञात करते हैं। इसके अलावा हमने प्रयोग शुरू किया उससे पहले भी हम इस एनोडिक पार्ट से निश्चित मात्रा में उतने ही द्रव्यमान में विलयन को बाहर निकालते हैं और उस द्रव्यमान में उपस्थित सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा को KCNS के साथ अनुमापन द्वारा ज्ञात करते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे पास में 2 आंकड़े आ जाएंगे। पहला, विद्युत अपघटन से पूर्व एनोडिक विलयन के निश्चित द्रव्यमान 1 ग्राम में सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा, और फिर विद्युत अपघटन के बाद 1 ग्राम विद्युत अपघटे विलयन में सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा। और फिर हम इस पूरी प्रक्रिया विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कितने सिल्वर नाइट्रेट के द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ वो ज्ञात करते हैं। विलयन में कुल विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हुई है वो हम इसमें कैथोड पर या कैथोड एनोड पर जो भी द्रव्यमान निक्षेपित हुआ है उस द्रव्यमान निक्षेपण के द्रव्यमान को ज्ञात करके या सिल्वर के डिपोजिशन को ज्ञात करके विलयन में प्रवाहित कुल विद्युत की मात्रा को निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इससे पहले की प्रक्रिया यहाँ पर हम कर चुके थे कि विलयन में की कुछ मात्रा को हम तुले हुए फ्लास्क में लेकर के तोलते हैं और फिर उसको KCNS के साथ के मानक विलयन के साथ अनुमापित करके क्या ज्ञात करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा ज्ञात करते हैं। और यही मात्रा विद्युत अपघटन से पूर्व और विद्युत अपघटन के पश्चात, तो विद्युत अपघटन से पूर्व यदि X ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है और विद्युत अपघटन के बाद एनोडिक पार्ट में यदि Y ग्राम विद्युत अपघटय है, तो इन दोनों के अंतर से हम इस पूरी प्रक्रिया में एनोड पर सिल्वर नाइट्रेट के द्रव्यमान में परिवर्तन ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो वापस ध्यान देना, हिटॉर्फ विधि में उपयुक्त चित्रानुसार व्यवस्था करने के बाद इसमें N/10 का सिल्वर नाइट्रेट विलयन प्रवाहित करते हैं। एक तरफ सिल्वर वोल्टामीटर लगा देते हैं, इसके अलावा प्रतिरोध बॉक्स, एमीटर और विद्युत धारा स्रोत से इसको जोड़ करके 1 से 20 मिली एम्पियर की विद्युत धारा को 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित करने से पूर्व और पश्चात एनोड से हम सिल्वर नाइट्रेट का निश्चित विलयन निकालेंगे और उस निश्चित विलयन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा को KCNS के साथ अनुमापन द्वारा ज्ञात करते हैं।
और वह सारी प्रक्रिया अब आपको कहाँ लेनी है, गणना में। तो मैं यहाँ गणना प्रदर्शित कर रहा हूँ या हिट्टॉर्फ विधि की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो प्रोसेस। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर पहली बात करेंगे नंबर 1, कौन से इलेक्ट्रोड से हम ले रहे हैं, एनोड से। एनोड से विद्युत अपघटन से पूर्व विद्युत अपघटन से पूर्व प्राप्त A ग्राम विलयन में AgNO3 की मात्रा बराबर मान लीजिए कितनी प्राप्त हो रही है, x ग्राम। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन प्रारंभ करने से पहले हम एनोड से निश्चित A ग्राम विलयन को निकालेंगे। विद्युत अपघट्य विलयन को निकालने के बाद में उसमें AgNO3 कितना है, KCNS के साथ अनुमापन के द्वारा हमने उसकी मात्रा ज्ञात कर दी। मान लीजिए x ग्राम सिल्वर नाइट्रेट विद्युत अपघटन से पूर्व एनोडिक जो पार्ट है उसके अंदर उपस्थित है। लेकिन उसके बाद हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और विद्युत अपघटन करने के बाद हम वापिस सेम प्रक्रिया दोहराएंगे। एनोड से विद्युत अपघटन के पश्चात प्राप्त द्रव्यमान वही रखना है, A ग्राम, उतना ही विद्युत अपघट्य विलयन निकालना। तो A ग्राम विलयन में AgNO3 की मात्रा, तो विद्युत अपघटन से पूर्व हमने AgNO3 की मात्रा ज्ञात की थी जो x ग्राम है। अब जो मात्रा ज्ञात कर रहे हैं वो मान लीजिए कितनी है, y ग्राम। इसका मतलब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में सिल्वर नाइट्रेट के कितने द्रव्यमान में कमी हुई है, कितना द्रव्यमान अपघटित हुआ, तो सिल्वर नाइट्रेट का अपघटित द्रव्यमान इन दोनों द्रव्यमानों के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम तीसरा स्टेप लेंगे, विद्युत अपघटित AgNO3 का द्रव्यमान और विद्युत अपघटित AgNO3 का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, x माइनस y के अंतर के बराबर, जो द्रव्यमान ग्राम में लिखा गया है। तो इस प्रक्रिया में एनोड पर अपघटित सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान प्राप्त हो गया है x माइनस y, और ये कहाँ पर है, एनोड पर। अब हम तीसरी प्रक्रिया ले रहे हैं, विलयन में कुल कितनी विद्युत प्रवाहित की गई है उसकी मात्रा भी हमें पता होनी चाहिए। तो विलयन के अंदर कुल विद्युत की मात्रा का निर्धारण हम कहाँ से करते हैं, सिल्वर वोल्टामीटर से। तो सिल्वर वोल्टामीटर से हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल सा है, सिल्वर वोल्टामीटर पर या में निक्षेपित Ag का द्रव्यमान, सिल्वर का द्रव्यमान। तो अपचयन की प्रक्रिया के द्वारा सिल्वर वोल्टामीटर में एक इलेक्ट्रोड पर, कौन से इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर जितना सिल्वर निक्षेपित होगा उस सिल्वर का द्रव्यमान हम तोल कर ज्ञात कर देते हैं। ये ज्ञात करने का तरीका क्या है, विद्युत अपघटन प्रारंभ करने से पहले कैथोड को तोल लेते हैं, उसके बाद में फिर कैथोड को वोल्टामीटर में लगाकर छोड़ देते हैं। जब विद्युत अपघटन कंप्लीट कर दिया है उस समय वापस कैथोड को निकाल करके हम उसको तोलते हैं और कैथोड पर निक्षेपित जो सिल्वर है उस सिल्वर का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। और मान लीजिए ज्ञात सिल्वर का द्रव्यमान कितना है, W2 ग्राम है। तो ऐसी स्थिति में अब हम इन तीन मान की सहायता से, या सिंपल कह सकते हैं इन दो की सहायता से, हम सिल्वर और नाइट्रेट आयनों का अभिगमनांक ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ज्ञात करते हैं Ag प्लस या सिल्वर आयन का अभिगमनांक। तो सिल्वर आयन का अभिगमनांक कैसे ज्ञात किया जाता है, अभिगमनांक
सिल्वर आयन का अभिगमनांक अर्थात TAg प्लस किसके बराबर हो जाएगा, ये प्राप्त कर रहे हैं एनोड पर सिल्वर नाइट्रेट के द्रव्यमान में परिवर्तन या अपघटित, एनोड पर अपघटित सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान कितना है, तथा विलयन में कुल विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हम विलयन में कुल निक्षेपित सिल्वर का द्रव्यमान, सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान कितना है, उसी का अनुपात लेते हैं। तो ये ध्यान से रखना है कि सिल्वर आयन का अभिगमनांक किसके बराबर होगा, एनोड पर विद्युत अपघटित, एनोड पर विद्युत अपघटित सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान, या कह सकते हैं तीसरे नंबर पर लिखा है विद्युत अपघटित सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान, द्रव्यमान में परिवर्तन के रूप में लिखा गया है। तो एनोड पर विद्युत अपघटित सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा कुल विद्युत अपघटित सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान। तो यहाँ पर हमारे पास में दो द्रव्यमानों का अनुपात आ गया है। कुल विद्युत की मात्रा यहाँ पर कुल विद्युत अपघटित सिल्वर नाइट्रेट के द्रव्यमान के समानुपाती और एनोड पर विद्युत अपघटित सिल्वर नाइट्रेट के द्रव्यमान का मान सिल्वर आयनों द्वारा स्थानांतरित की गई विद्युत की मात्रा के बराबर है। तो इसलिए हमने Ag प्लस आयनों का अभिगमनांक, एनोड पर विद्युत अपघटित सिल्वर नाइट्रेट के द्रव्यमान तथा कुल विद्युत अपघटित सिल्वर नाइट्रेट के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर प्रदर्शित करते हैं, और इसी को हम यहाँ लिखते हैं TAg प्लस बराबर हो जाएगा एनोड पर विद्युत अपघटित सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान में परिवर्तन के बराबर होगा x माइनस वाई के बराबर, और नीचे कुल विद्युत अपघटित सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान हमारे पास में नहीं है, तो इसको मैं मान लेता हूँ W1 है। तो ऐसी स्थिति में यदि मुझे x माइनस वाई तो प्राप्त है, हो गया है, लेकिन W1 पता हो तो हम सिल्वर आयनों का अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो W1 का निर्धारण कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट में हम ज्ञात कर रहे हैं W1 का निर्धारण। W1 कहाँ से आता है, तो इसका निर्धारण हम फैराडे के द्वितीय नियम से करते हैं। तो फैराडे के द्वितीय नियम की सहायता से हम इसका निर्धारण करते हैं, और फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार यदि प्रदर्शित किया जाए तो क्या स्थिति आती है, देखिए। तो फैराडे के द्वितीय नियमानुसार विद्युत अपघटित दो पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात बराबर हो जाएगा उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों का अनुपात। तो यहाँ पर हमारे पास में दो विद्युत अपघटय पदार्थ हैं, एक है हमारे पास में सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा मैं ले रहा हूँ सिल्वर, जिसमें हमने W2 को किसके बराबर लिया है, सिल्वर का द्रव्यमान प्रदर्शित किया है, अर्थात विद्युत अपघटन की कुल प्रक्रिया में सिल्वर का द्रव्यमान कितना निक्षेपित हुआ है वो W2 के रूप में लिखा, और सिल्वर नाइट्रेट का विद्युत अपघटित द्रव्यमान हमने पहले ही W1 के बराबर ले रखा है। तो यहाँ पर कुल विद्युत अपघटित सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान और नीचे हो गया कुल विद्युत धारा की जगह हम निक्षेपित सिल्वर का द्रव्यमान ले रहे हैं। तो इसी को मैं शब्दों में अगर लिखूं तो W1 क्या है, कुल विद्युत अपघटित AgNO3 डिवाइडेड बाय निक्षेपित Ag का द्रव्यमान। यहाँ पर निक्षेपित Ag का द्रव्यमान विद्युत की कुल मात्रा के रूप में प्रदर्शित होगा। तो जितना सिल्वर उस विद्युत धारा के द्वारा, क्योंकि दोनों वोल्टामीटर और विद्युत अपघटन यंत्र या प्रक्रिया में दोनों ही एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में इन दोनों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित होगी, इसलिए निक्षेपित सिल्वर का जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान कुल अपघटित सिल्वर नाइट्रेट के द्रव्यमान के समानुपाती होता है।
और इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों का अनुपात लिया है। तो सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान और सिल्वर के द्रव्यमान का अनुपात उनके दोनों के तुल्यांकी द्रव्यमानों के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम तुल्यांकी द्रव्यमान लेंगे सिल्वर नाइट्रेट का और भाग में हम तुल्यांकी द्रव्यमान किसका लेंगे, सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो चूंकि सिल्वर नाइट्रेट का तुल्यांकी द्रव्यमान यदि ज्ञात किया जाए तो ये होता है 108 सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रेट होता है 62, तो ये हो जाएगा आपके 67 170 और ये हो जाएगा 108। अब इनमें यहाँ पर विद्युत अपघटित AgNO3 का द्रव्यमान हमने मान के रखा था W1, सिल्वर का द्रव्यमान हमने मान रखा था W2, ये है 170 डिवाइडेड बाय 108 के। अतः हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं W1 बराबर 170 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय W2 से। यहाँ पर दिया गया W2 सिल्वर के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है जो कुल विद्युत अपघटन की मात्रा के तुल्य है, और ये W2 हमने पहले ज्ञात किया था, कहाँ पे, यहाँ दिया हुआ देखिए। तो यहाँ हमने लिया था सिल्वर वोल्टामीटर पर निक्षेपित सिल्वर का द्रव्यमान किसके बराबर था, W2 के बराबर। इसे हमने तोल के ज्ञात कर लिया है, तो उसका मान हम यहाँ पर प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा W2, यहाँ पर मान रख दीजिए 170/108 इंटू W2, तो आ जाएगा W1। और यदि W1 पता चल जाता है तो हम सिल्वर के या Ag+ आयनों के अभिगमनांक को प्रदर्शित कर सकते हैं, जो हो जाएगा x - y डिवाइडेड बाय W1। और W1 की जगह ये मैं मान रख देता हूँ, तो x - y W1 की जगह मान रखा जाए तो ये आ जाएगा 170 W2 इंटू हो जाएगा 108। और इसको अगर सरल कर दिया जाए तो सिल्वर आयनों का अभिगमनांक प्राप्त हो जाएगा। और इस तरीके से हिटॉर्फ विधि से हम सिल्वर आयनों का अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए केवल दो मान प्राप्त कर रहे हैं। पहला मान है एनोड पर विद्युत अपघटित सिल्वर द्रव्यमान के या सिल्वर द्रव्यमान की मात्रा, जो कि विद्युत अपघटन से पूर्व और विद्युत अपघटन के पश्चात सिल्वर नाइट्रेट के द्रव्यमानों के अंतर के बराबर है, जिसको x - y के रूप में लिखा है। जबकि दूसरे नंबर पर यहाँ पर 108 और 170 कांस्टेंट है, लेकिन W2 जो दिया गया है ये सिल्वर वोल्टामीटर में कैथोड पर निक्षेपित सिल्वर के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। और ऐसी स्थिति के अंदर W2 का मान, x और y का मान यदि पता है तो सिल्वर का अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं। और चूंकि सिल्वर का अभिगमनांक यदि ज्ञात हो जाता है तो हम नाइट्रेट का अभिगमनांक भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अर्थात चूंकि सिल्वर और नाइट्रेट के कुल अभिगमनांकों का योग इकाई होता है, इसलिए नाइट्रेट का अभिगमनांक सिल्वर के अभिगमनांक को 1 में से घटाकर प्राप्त करते हैं। और ऐसी स्थिति में सिल्वर तथा नाइट्रेट दोनों का अभिगमनांक प्राप्त हो जाता है। तो यह है हिटॉर्फ विधि, जिसकी सहायता से हमने सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर और नाइट्रेट आयनों के अभिगमनांकों का निर्धारण किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चल सीमा विधि की सहायता से अभिगमनांकों का निर्धारण करेंगे, और चल सीमा विधि हिटॉर्फ विधि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और एकदम सही परिणाम प्रदर्शित करने वाली विधि है। थैंक यू सो मच।